Hi everyone, how are you? I hope so you all are fine at your home, right? So due to some reasons आज class नहीं हो पाएगी. So we are going to give you one recording of this lecture. Okay. So today we are going to discuss about the first chapter and we are going to cover this entire chapter within 20 minutes or less than 20 minutes. So let's begin with this chapter. So first thing, the chapter name is the chapter name is here Introduction to Macroeconomics. Okay, so we are going to start this chapter. So before that, introduction to macroeconomics, we must know about the term macroeconomics, right? So what is macroeconomics? तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन पे ना ले जाके मैं तुम्हें एक चीज दिखा रहा हूँ. यहाँ पे देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो ये ए है, दिस ए इन दिस मैक्रो इकोनॉमिक्स रिप्रेजेंट्स एग्रीगेट. व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? Aggregates. And what this aggregate means? It means total. It means total. What is total? You know that micro means individual. I means for individual, right? So what does this mean? Individual and aggregate. बेसिकली यू नो दैट कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो आई होता है इंडिविजुअल, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, नाउ द टर्म हैज केम फ्रॉम हियर, दैट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम. तो मैं यहाँ पे एक बार स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ. ओके, सो टर्म आई है अब हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम. सो व्हाट डज दिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन? इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब होता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग, जो आपने ऑलरेडी +1 में स्टडी करी थी. ये क्या होती है? इट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग. मतलब हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग अराइज क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट wants आर अनलिमिटेड. नाउ सर आप लिखे जा रहे समझा तो दो, इसका मतलब क्या है? समझा रहा हूँ, सुनो. हमने कहा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है. मैक्रो माइक्रो छोड़ो, एक बार पहले आओ इकोनॉमिक प्रॉब्लम टर्म पे. इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग, कि हमें यहाँ पे चॉइसेस करनी पड़ रही है. वो चॉइसेस क्यों अराइज हो रही है? क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, और वॉन्ट्स क्या है? अनलिमिटेड है. इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको. एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है, फॉर एग्जाम्पल आपने डिमांड करी एक आईफोन की, मैंने भी डिमांड करी एक आईफोन की, और इकोनॉमी में 60 लोगों ने डिमांड करी आईफोन. ठीक है, अब 60 लोगों ने आईफोन की डिमांड करी, लेकिन जो कंपनी थी आईफोन की यानी एप्पल थी, उसने सिर्फ 40 प्रोडक्ट्स की ही सप्लाई करी इन द इकोनॉमी. ठीक है, अब जब 20 की क्या होगी? यहाँ पे स्कैरसिटी हो गई. स्कैरसिटी कब होती है? जब आपकी डिमांड क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, और सप्लाई क्या हो जाए? आपकी कम हो जाए, तो स्कैरसिटी हो जाती है. ये आपने पढ़ रखा ऑलरेडी, राइट? सो यहाँ पर क्या हुआ? 20 की सप्लाई कम हुई, राइट? 20 की सप्लाई हुई नहीं, 40 की हुई खाली. तो रिसोर्सेज क्या होगी? लिमिटेड होगी. लेकिन जो वॉन्ट्स थी, जो डिमांड थी, वो क्या थी? बहुत ज्यादा थी. 60 लोगों की डिमांड थी कि हमें आईफोन चाहिए. तो अब उनको क्या करना पड़ेगा? अपनी डिमांड को स्विच करना पड़ेगा. तो इसलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम की प्रॉब्लम अराइज हुई. ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग, और उसी को हमने क्या कहा? इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा. अब वापस आते हैं यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स पे. तो माइक्रो और मैक्रो में मतलब क्या है? डिफरेंस तो हम आगे करेंगे, लेकिन आपको मतलब पता होना चाहिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है. ऊपर वाली डेफिनेशन का फोकस करना है कर लो, नहीं करना मत करो, वरना मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बता ही रहा हूँ, जो कि बहुत इजी सी है, जो आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं. ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ये क्या है? ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है. इट रेफर्स टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम which is studied at कौन से लेवल पे स्टडी की जाती है? इकोनॉमी और कंट्री लेवल. अगर हम किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं इकोनॉमी या कंट्री लेवल पे, वो क्या कहलाता है? हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है. लेकिन अगर हम उसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एक इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं, या एक इंडस्ट्री लेवल पे देखते हैं, या एक फर्म लेवल पे देखते हैं, तो वो आपका
माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल, इंडस्ट्री लेवल या फॉर्म लेवल पे देखते इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, वो माइक्रो कहलाता है। और अगर हम उसको इकोनॉमी या कंट्री लेवल पे देखते तो वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है, देन नाउ कम्स डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। अब ये तो बहुत ही इजी डिफरेंस है आपकी क्लास के लिए। व्हाई इट इज सो इजी? बिकॉज ये आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ रखा है और कुछ पॉइंट्स आपके वहां से भी आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ आपको ताकि विजिबल रहे क्लियरली स्क्रीन। ठीक है, थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, ये लीजिए, अब आपको परफेक्टली विजिबल है ये। ओके, तो अब सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आपका क्या आ रहा है? सबसे पहला पॉइंट आपका आ रहा है यहाँ पे मीनिंग का। अब मीनिंग में क्या कर रखा है? यहाँ पे मीनिंग में मैंने वही वाला लिख रखा है, इट रेफर्स टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम व्हिच इज स्टडीड एट इंडिविजुअल, इंडस्ट्री और फॉर्म लेवल, वो आपका माइक्रो कहलाता है। और जब हम उसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को इकोनॉमी या कंट्री लेवल पे स्टडी करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। टूल्स की बात करें तो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मैं आप देखो ये ट्रिक बता रहा हूँ कैसे याद करना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने क्या पढ़ा था? डिमांड एंड सप्लाई। तो दे आर द टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसी का ही हम एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सिंपल बात है, एग्रीगेट लगाना तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई हो गए टूल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऑब्जेक्टिव की बात करें, माइक्रो इकोनॉमिक का ऑब्जेक्टिव होता है डिटरमाइन करना प्राइस और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। अब यहाँ पे बात आती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? आपके 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। राइट, जो लैंड होता है उसको क्या मिलता है? रेंट। लेबर को क्या मिलते हैं? वेजेस। कैपिटल पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? डिटरमाइन करता है प्राइस एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स डिटरमाइन करता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। अब आती है बात एग्रीगेशन की। एग्रीगेशन में कहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटा होता है तो उसमें क्या है? लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? बड़ा होता है तो उसमें हाई डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होती है। इसका मतलब कि इसके एग्जाम्पल से एक बार समझते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आगे का टॉपिक में एक बार और हाइड कर देता हूँ, नीचे कर देते हैं। ओके, तो हम बात समझते हैं एग्रीगेशन की। यहाँ पे एग्रीगेशन का मतलब क्या है? लिमिटेड डिग्री एग्रीगेशन और हाई डिग्री। सबसे पहले लिमिटेड का बता रहा हूँ। जैसे मान लो मार्केट सप्लाई है, ठीक है। अब मार्केट सप्लाई कैसे डिटरमाइन होती है? अगर हमें मार्केट की सप्लाई को डिटरमाइन करना है, कैसे डिटरमाइन करेंगे? जब हम टोटल कर देंगे किसका? इंडिविजुअल सप्लाई का, है ना। हमें मार्केट सप्लाई निकालनी, तो हम क्या करेंगे? इंडिविजुअल सप्लाई का क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे, जितने भी इंडिविजुअल सप्लाई हो रही है बाय द प्रोड्यूसर्स इन एन पर्टिकुलर मार्केट, तो वो आ जाएगी हमारी एग्रीगेशन। लेकिन एग्रीगेट सप्लाई इज डिराइव्ड फॉर द एंटायर इकोनॉमी। ये तो हो गया कि सिर्फ हमने इंडिविजुअल इंडस्ट्री का देखा या पर्टिकुलर, यू कैन से पर्टिकुलर मार्केट का देखा, तो वो होगी आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि आपकी लिमिटेड डिग्री है। लेकिन मैक्रो में क्या होता है? हम पूरी इकोनॉमी का देखते हैं, सिर्फ एक सिंगल मार्केट का नहीं देखते, हम पूरी इकोनॉमी का देखते हैं एज अ कंट्री। एक कंट्री का देख लिया, इंडियाज कंट्री, इंडियाज इकोनॉमी की, या फिर यूएसए की, किसी भी कंट्री का हमने देखा, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो हमने कहा मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या? हाई डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है। हाई डिग्री ऑफ एग्रीगेशन क्यों है? क्योंकि वो ज्यादा का डिराइव करता है। ठीक है, लार्ज लेवल पे डिराइव करता है। ठीक है, फिर आया अजम्पशन। अब देखो, जैसे हम कहते हैं ना कि घर पे मान लो एक वास था, ठीक है, एक पौधा था, उसमें क्या हुआ? आप भाई बहन थे। अब क्या हुआ? एक भाई ने वो वास तोड़ दिया, तो बहन ने बोला भाई ने तोड़ा, भाई ने बोला नहीं मम्मी, बहन ने तोड़ा। एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? इल्जाम लगाते हैं कि भैया नहीं इसने तोड़ा, नहीं भैया तूने तोड़ा है। ऐसे होता है। तो वैसे ही यहाँ पे कहता है अजम्पशन में भी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कहता है कि मैक्रो वेरिएबल्स जो है ना वो कांस्टेंट है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स कहता है कि माइक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट है। दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि नहीं भाई मैं कांस्टेंट नहीं हूँ, तेरे वेरिएबल कांस्टेंट है। ठीक है, फिर आता है अदर नेम। अदर नेम में क्या आता है? अदर नेम कैसे याद करना है? जैसे अब आपने ऑब्जेक्टिव याद कर लिया कि प्राइस एंड फैक्टर प्रोडक्शन है, प्राइस पढ़ा ना आपने, तो इसका नाम आ गया प्राइस थियोरी। ऐसे याद करना। ऐसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या था? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी था, तो इसका अदर नेम आ गया इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियोरी। ठीक है, एग्जाम्पल भी कैसे याद करना है? ये इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं तो हमने कहा इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, और प्राइस तो यहाँ पे था ही, तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट।
मैक्रो इकोनॉमिक्स से कैसे करना है, इंडिविजुअल इनकम था, इसका क्या कर दो, नेशनल इनकम कर दो, इंडिविजुअल आउटपुट था, इसका नेशनल आउटपुट कर दो, और यहाँ से आ गया एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। तो ये 7 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, आई होप सो। अब यहाँ पे ना दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके डिफरेंस के, जो मैंने लिखे नहीं है क्योंकि मैं आपको लिखवाऊंगा अभी यहाँ पे, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो 8th पॉइंट था दैट इज मेथड ऑफ स्टडी। ये आपका बेसिस है कि किस बेस पे आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो दोनों को, ठीक है। यहाँ है माइक्रो, यहाँ है मैक्रो। तो मेथड ऑफ स्टडी में कहता है कि माइक्रो में आपका आता है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ये स्टडी करता है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस को, ठीक है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस को स्टडी करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आया 9th, दैट इज माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस चैप्टर, और यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन करो माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स क्या होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कहता है कि जो अच्छा है, व्हाट इज गुड एट माइक्रो लेवल, जरूरी नहीं है कि वो अच्छा होएगा मैक्रो लेवल पे, ठीक है। क्या कहता है, व्हाट इज गुड एट माइक्रो लेवल मे नॉट बी गुड एट मैक्रो लेवल। अब मैक्रो में उल्टा हो जाता है, वो कहता है कि व्हाट इज गुड एट मैक्रो लेवल मे नॉट बी गुड एट माइक्रो लेवल। क्लियर है, ठीक है। तो ये 9 पॉइंट से आपको 9 पॉइंट रिमेंबर करने हैं, ठीक है, और बहुत ही इजी पॉइंट है, तो आई होप आपको इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक विच इज स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस। सबसे पहले हम स्कोप की बात करते हैं कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का अगर हम स्टडी करते हैं तो हम कहाँ कहाँ पे इसका स्कोप है। इट मीन्स वेयर वी कैन स्टडी व्हेन वी आर स्टडीइंग मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो हम स्टडी क्यों कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसका स्कोप क्या है। तो सिंपल सी बात कहते हैं कि इससे फॉलोइंग इश्यूज से हम लीड करते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम जानते हैं, इन फॉलोइंग इश्यूज के बारे में हम जान पाएंगे बाय स्टडिंग द मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहला आता है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। कहता है कि हम यहाँ से नेशनल इनकम को डिटरमाइन कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन को डील करता है, एंड एस्टिमेशन कि हम नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री कैसे निकालते हैं, और उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स जैसे कि आपका हो गया जीडीपी, एनडीपी। जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एनडीपी क्या हो गया, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं आपके एग्रीगेट्स, ठीक है। एनडीपी है तो यहाँ पे आपका जीएनपी आ जाएगा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो बहुत सारे होते हैं आपके, ठीक है। सॉरी, नेशनली नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आएगा, सॉरी, इट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। एनएनपी, बहुत सारे आ जाते हैं आपके एग्रीगेट्स, ओके। सेकेंड आता है थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या कहता है कि ये थियोरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट से डील करता है। मतलब है कि यहाँ पे जैसे आपने पढ़ा है कि थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, वो क्या बताता है, वो बताता है कि यहाँ पर कॉजेज क्या है, आपके एडी एंड एएस वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। तो वो क्या एक्सप्लेन करता है, कॉजेज भी एक्सप्लेन करते हैं कि क्या कॉजेज है अनएम्प्लॉयमेंट के, और उसको कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं, उसकी रेमेडीज भी बताता है। नेक्स्ट आता है थियोरी ऑफ मनी। थियोरी ऑफ मनी में कहता है कि क्रिएशन ऑफ मनी इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, जैसा कि रोल ऑफ सेंट्रल बैंक है क्रेडिट क्रिएशन। मतलब अभी हमने लास्ट क्लास में ही स्टडी किया था बैंकिंग वाले चैप्टर में कि हाउ अ कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट इन द इकोनॉमी, तो वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा, रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इम्पोर्टेंट है इन रेगुलेटिंग द मनी सप्लाई, कि हमारा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का अगर टाइम है तो वहां पे हमें मनी सप्लाई को बढ़ाना है या मनी सप्लाई को कम करना है, वो चीजें हम उसमें स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप्स। मतलब ये बताता है, ये रिवील करता है, क्या रिवील करता है, ट्रेंड पाथ ऑफ जनरल प्राइस लेवल, कि क्यों क्यों करता है, क्योंकि ये जो जनरल प्राइस लेवल पे क्या होता है कि इससे यहाँ पे इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप्स होते हैं, उनको करेक्ट करने में हेल्प करता है कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बजट। ये शो करता है कि कैसे ये इम्पैक्ट करता है लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन द इकोनॉमी।
लास्ट आता है आपका एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सचेंज रेट में कहता है कि हम कैसे एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं और उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में कहता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, उसकी सिग्निफिकेंसेस क्या है और उसके अंदर आइटम्स को हम कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दिस वाज द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फटाफट से रिपीट करते हैं सारे के सारे पॉइंट्स को। नंबर 1 पॉइंट इज योर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, estimation of national income and related aggregates. Second is theory of employment, theory of money, theory of general price level, inflationary deflationary gap, role of government and exchange rate and balance of payment. Now comes significance of macroeconomics. अभी हमने पढ़ा scope, अब हम पढ़ेंगे significance, which is the last topic of this chapter. तो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है आपका यहाँ पे, बहुत कम पॉइंट्स है आपके इसमें, सिर्फ के सिर्फ 6 पॉइंट्स है आगे से, ठीक है, और फटाफट से कंप्लीट हो जाएंगे चुटकियों में, आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे पहले कहता है डिस्क्रिप्शन देता है ये इकोनॉमी का, मतलब डीप डिस्क्रिप्शन किस चीज का देता है। सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, कि हम यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं कि किस तरह का नेचर है, किस लेवल पे इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी पे क्या इनकम जनरेट हो रही है, क्या इनकम लोगों को मिल रही है। स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि ये क्या करता है, ये प्रॉब्लम को स्टडी करता है कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है और उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। गवर्नमेंट बजट रिवील करता है कि कैसे इकोनॉमी जो है वो रेगुलेट होती है। रोड मैप प्रोवाइड करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, जिसके थ्रू हम पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को फॉर्म कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। ठीक। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये कहता है ये हमें हेल्प करता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाने में थ्रू फिस्कल पॉलिसीज एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। ठीक है, और ये सब चीजें आप पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट में, फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है आपकी। ठीक है, देन बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस, ये हमें बीओपी स्टेटस बताते हैं कंट्री का, कि कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है, क्या वो बैलेंस हो रहा है या फिर कुछ और चीजें हो रही है, कुछ और अकाउंट्स में आ रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, या कुछ और आ रहा है, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, वो बताता है, या यू कैन से ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाता है इकोनॉमी की कि क्या चल रही है। द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ये हमें प्रॉब्लम्स दिखाता है, पॉवर्टी की क्या प्रॉब्लम्स है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कितना है, इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, यूजिंग मैक्रो मॉडल्स प्रॉब्लम कैन बी एड्रेस्ड। अब यहाँ पे वही चीज आ जाती है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स की बात, की अगर जैसे मैक्रो लेवल पे अगर इन्फ्लेशन है तो वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अब हमने कहा मैक्रो लेवल पे नेशनल इनकम बहुत अच्छी है, तो माइक्रो लेवल पे जरूरी नहीं है वो अच्छी होगी। मतलब कि अगर मान लो, इसमें थोड़ा सा स्टैट्स लगा के दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन की इनकम थी 10,000, दूसरे की 20,000, और एक की 4,000, तीसरे की 30,000। ठीक है, ये 4 पर्सन की इनकम थी। इसका हमने टोटल करा, कितना आएगा, 64,000 डिवाइडेड बाई 4 करोगे, कितना आ जाएगा, 2 पे कट करोगे 32,000 ये, और ये गया 16,000। तो 16,000 एवरेज आया। लेकिन यहाँ पर जो पर्सन ए था और पर्सन सी था, है ना, उनकी इनकम क्या थी, उनकी इनकम का तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा था, राइट, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, ए पर्सन की तो 10,000 है और सी पर्सन की 4,000 है। तो हमने कहा कि हमने ओवरऑल देख लिया कि भैया 16,000 इनकम एवरेज मिल रही है, लेकिन वो सही तो नहीं है ए पर्सन और सी पर्सन के लिए, वो तो बी और डी के लिए सही है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज आती है कि जो अच्छी चीज है माइक्रो लेवल पे वो अच्छा नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो अच्छा होएगा मैक्रो पे, और जो मैक्रो पे अच्छा वो जरूरी नहीं है कि माइक्रो पे भी अच्छा होएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल, इसको भी छोड़ो एक बार, ये तो आपका थोड़ा अलग एग्जाम्पल हो गया, स्टैट्स का आ गया थोड़ा सा मीन का। ठीक है, बट एक एग्जाम्पल हो देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक मार्केट है ए, एक मार्केट है बी, एक मार्केट है सी और एक मार्केट है डी। ये चलो ए बी सी ले लो, ए बी सी मार्केट है। ठीक है, अब ए बी सी मार्केट में क्या है, ए मार्केट जो है ना वो प्रोड्यूस करती है 100 यूनिट्स, बी मार्केट प्रोड्यूस करती है 50 यूनिट्स, सी मार्केट प्रोड्यूस करती है 200 यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 350 आया। ये तो हो गया भैया कि मैक्रो लेवल पे, और माइक्रो लेवल पे ये इंडिविजुअल थे। तो अब मैक्रो लेवल पे तो हमें 350 यूनिट्स आउटपुट मिल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि जो 350 आउटपुट मिल रहा है वो मैक्रो लेवल पे तो अच्छी बात है, लेकिन मैक्रो लेवल पे 50 मिल रहा है वो अच्छी बात थोड़ी है, उसको तो 100 चाहिए या 100 से अबव चाहिए ताकि वो दूसरे मार्केट को कम्पीट कर सके, राइट। तो वो चीज नहीं हो पा रही।
तो यही चीज कहते हैं कि यही है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, कि जो अच्छी चीज है वो जरूरी नहीं कि माइक्रो लेवल पे अच्छी चीज मैक्रो पे भी होगी, और जो मैक्रो पे अच्छा है वो जरूरी नहीं है कि माइक्रो पे भी अच्छा होगा। लास्ट पॉइंट आता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन में कहता है ये हमें इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग माइक्रो वेरिएबल्स, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, और बहुत सारे वेरिएबल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है, जिसके थ्रू हम पॉलिसीज को फॉर्म कर सकते हैं फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, एक इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ द इकोनॉमी बिकम एविडेंट ओनली थ्रू मैक्रो इकोनॉमिक डेटा। कहता है कि जो हमारे इमर्जिंग चैलेंजेस है इकोनॉमी के, वो एविडेंट, वो मजबूत तभी होंगे, वो अच्छे सबूत के रूप में तब काम करेंगे ओनली थ्रू द मैक्रो इकोनॉमिक डेटा। तो दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा, एंड वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी, बाय बाय एवरीवन।